जनरेशन शो में वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें आपको हम दिखाएंगे खबरों के बाजार में आज कौन सी खबर का भाव चढ़ेगा और कौन सी खबर का भाव गिरेगा। ये खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। सबसे पहली बात ये बता रहे हैं आपको खबरों का सेंसेक्स। सबसे पहली खबर बताएंगे आपको रहना। बिल्कुल, खबरों के सेंसेक्स में आज वो कौन सी खबरें हैं जो ऊपर रहने वाली हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ में तमाम सहयोगी अलग अलग इलाकों से मेरे साथ में हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं, अमित कुमार मेरे साथ में है। अमित, आज क्या कुछ है खबर खास? अमित, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो जरा बताइए कि आज ऐसी कौन सी खबर है जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। अमित, ये मुझे लगता है कि टाइम्स नाउ नवभारत की जो खबर है, जो कि खुलासा किया है अपने लॉन्चिंग के टाइम पे, जो सबसे बड़ी स्टोरी है कि कैसे जो अजहर मसूद है उनके घर का हम लोगों ने ठिकाना बताया है, तो ये खबर सबसे बड़ी खबर होगी। यही खबर सबसे बड़ी खबर होने वाली है और दिन भर ये खबर सबसे प्रमुखता से छाई रहेगी। पार्लियामेंट के भीतर भी इस पर चर्चा होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में के जो सांसद हैं, कई जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मसले को वो उठाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो आज खबरों में सबसे बड़ी खबर यही होगा कि टाइम्स नाउ नवभारत ने जो खबर उठाया है और जो खुलासा किया है, खास करके अजहर मसूद को लेकर के, उसके ठिकाने को पहली बार दुनिया के सामने लाया है, दुनिया को बताया है कि अजहर मसूद का ठिकाना कहाँ है। बार बार कहता है कि वो नहीं जानता है कि अजहर मसूद कहाँ, के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा भारत की एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की इस करतूत को हमने खुलासा किया और पूरे देश को बताया कि किस तरह से वो आतंकवादियों को पनाह देता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, पालता पोसता है। और मसूद अजहर के घर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां बहावलपुर में उसके घर के बाहर नवभारत का कैमरा पहुंचा तो आपको दिखाई। अब आपको अगली खबर बताएंगे हमारे सहयोगी ज्योत्सना। बिल्कुल, दिल्ली से कुंदन सिंह मेरे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद है। कुंदन, आज खबरों के सेंसेक्स में दूसरी बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल, संसद का सत्र चल रहा और 11 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगता है कि ये पूरा संसद का सत्र वॉश आउट हो जाएगा और पेगासस, किसान और महंगाई के मुद्दे पे एक बार फिर से ये पूरा सत्र नहीं चल पाएगा। अपोजिशंस के नेता तमाम आज बैठक कर रहे हैं और बैठक में निर्णय लेंगे कि आगे उनको सरकार के पास क्या विकल्प के तौर पे देना है। लेकिन एक और हमारे कई सांसदों और कई पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई। देश भर में जब भी कोई बड़ी घटना होती है और संसद का सत्र चल रहा होता है तो संसदीय जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि सरकार इस पर बयान दे। और टाइम्स नाउ नवभारत की कल जो एक्सक्लूसिव खबर थी कि देश के सबसे बड़े दुश्मन जो मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान में पता चला है, तो तमाम सांसद चाहेंगे कि इस मुद्दे पर सरकार के तरफ से, विदेश मंत्रालय के तरफ से बयान आए और ये साफ किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत सरकार इस मुद्दे को उठाए और पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के लिए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाए। बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि संसद जब 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी तो यूं तो बहुत सारे मसले, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की जो एक्सक्लूसिव स्टोरी थी वो भी उठ सकती है। बिल्कुल, और अब दीपिका अगली खबर क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, तो बड़ी खबर के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी रंजिता जुड़ चुकी है। रंजिता, आज क्या बड़ी खबर है? दीपिका, देखिए, सबसे बड़ी खबर का जिक्र मेरे दो सहयोगियों ने किया, लेकिन इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों का भी रिएक्शन इस बड़ी खबर पर जरूर आई है। उनका कहना है कि नवभारत जो नया चैनल है और कहीं ना कहीं उसने जो सबसे बड़ी खबर दिखाई है वो देश के लिए ज़रूरी था, क्योंकि देशवासियों को पता था कि पाकिस्तान की नीयत क्या है। लेकिन इसके अलावा भी अब विश्व स्तर पर पता चलेगा कि किस तरह से आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो 10 बजे तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो संसद में बैठक करने वाली है और हम देख रहे हैं कि तीसरा हफ्ता संसद सत्र का चल रहा है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद विपक्षी पार्टियां पेगासस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और आज जो मानिकम टैगोर है लोकसभा में कांग्रेस के नेता, उन्होंने साफ तौर पर स्थगन प्रस्ताव दिया है और उन्होंने अपने प्रस्ताव में ये जिक्र किया है कि पेगासस के मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में प्रधानमंत्री उपस्थित रहे, ये भी मांग उन्होंने की है। तो हम समझ सकते हैं कि पेगासस मुद्दे को किस तरह से राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही है।
बिल्कुल। और आज सदन में इस पूरे मसले को, चाहे वो पेगासस हो या तमाम अन्य मुद्दे, किस तरह से केंद्र सरकार को घेरा जाए, इसको लेकर भी लगातार विपक्ष बैठक कर रहा है। और आज 10 बजे बैठक होगी, तब क्या कुछ होगा इस पर भी रहेगी नजर। बिल्कुल, अब सीधा रुख करेंगे श्रीनगर से ईशान वानी का। ईशान, क्या खबर है आपके पास? देखिए, कल सीआईडी से ऑर्डर आया है जिसमें ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि जो भी स्टोन पेंटिंग या एडवर्स एक्टिविटीज में मुलविस होगा उसको पासपोर्ट क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, बल्कि उसको ट्रैवल जो है भारत से बाहर नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि ये ऑर्डर पहले भी इम्प्लीमेंटेड था, बट इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। ये देख करके काफी सारे लोग जो है जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर पाकिस्तान में जाकर मिलिटेंसी ट्रेनिंग लेके वापस आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट या ऐसा कहें कि स्टोन पेंटिंग वगैरह में मुलविस है, उसको जो है ग्राउंड क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस सीआईडी देता है, फिर आगे पासपोर्ट ऑफिसर के पास जाता है जो कि फाइनलाइज करता है उसके डॉक्यूमेंट्स। जब आपका पासपोर्ट, जब आपका सीआईडी वेरिफिकेशन जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वही क्लियरेंस ना दे तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। हालांकि ये जो है पहले भी इम्प्लीमेंटेड था, बट काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने एमनेस्टी के द्वारा जो है उनको क्या कहते हैं इसको फायदा दिया, बट अभी ये साफ कर दिया गया है कि जो भी ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस होगा। बिल्कुल, और पत्थरबाजों पर सख्ती बेहद जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये आदेश, पासपोर्ट नहीं बनेंगे पत्थरबाजों के, इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नजर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। और दीपिका बताएंगे आपको कि अब उत्तर प्रदेश से क्या अहम खबर है। बिल्कुल, उसके लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी आमिर हक लखनऊ से, आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बताएंगे आमिर आपको इस खबर के बारे में कि आज खबरों के सेंसेक्स में कौन सी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश से आज जो अहम खबर लगातार आज बनी हुई थी, जबकि साफ ये कहा गया था सतीश मिश्रा की तरफ से कहा गया था कि 2022 के चुनाव में बीएसपी चुनाव अकेले लड़ने जा रही है, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। आपको याद होगा कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बीएसपी ने 2007 में अपनाया था और 7 से 12 तक अपनी सरकार उसके बाद चलाई थी। 12 में वही सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फॉर्मूला काम नहीं आया था। लेकिन अब जिस तरीके से सतीश मिश्रा सीधा पहुंचते हैं अयोध्या में, वहां पर ब्राह्मण सम्मेलन की बात करते हैं, और उसी सिलसिले में बीएसपी की तरफ से जो साफ कर दिया गया कि चुनाव अब जो लड़ा जाएगा वो अकेले दम पर। और जी आगे एक के बाद एक रणनीति अलग अलग पार्टियों के सामने आ रही है। इसका मतलब साफ है आनंद कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा सूबा है, बहुत दिलचस्प रहने वाला है। बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी आने वाले दिन में साफ हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से सत्ता में वापसी करनी है। केंद्र की नजर, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, संगठन के जो मंत्री हैं, सबकी नजर टिकी हुई है कि बीजेपी को किसी तरह नैना हम सत्ता की कुर्सी पर वापस लाएं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल जोत्सा, लेकिन ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये वाकई में देखने वाली बात है, क्योंकि खासतौर से अगर हम ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर बीएसपी, इन तमाम सभी दलों की निगाहें इन वोट बैंक पर जरूर है। बिल्कुल है ना, लेकिन दिल्ली से क्या अहम खबर है बताएंगे ज्योत्सना इस वक्त। हमारे साथ अनुज मिश्रा जुड़ गए। अनुज, खबरों के सेंसेक्स में क्या जानकारी, क्या खबर है आपके पास? जी देखिए, बहुचर्चित सागर हत्याकांड में आज दिल्ली पुलिस जो है वो पहलवान सुशील और बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 3 महीने की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है और आज ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। इस पूरे मामले में अब तक 15 आरोपी जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, जबकि 5 आरोपी जो हैं वो अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पूरे मामले में चार्जशीट की अगर बात की जाए तो 50 से ज़्यादा गवाह हैं। साथ ही साथ जो मोबाइल की फुटेज है जिसमें साफ तौर पे ये दिख रहा था कि सुशील पहलवान जो है वो कत्ल वाली जगह मौजूद था, लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लगातार जिस तरीके से सागर पर हत्या वार किया जा रहा था, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पर सुशील पहलवान मौजूद था। ये तमाम एविडेंस जो है वो पुलिस के पास मौजूद है। तो ये आज एक बड़ी खबर हो सकती है जिसमें दिल्ली पुलिस जो है वो सागर धनखड़ हत्याकांड में आज सुशील पहलवान और बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। साथ ही साथ अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो सागर पहलवान के बारे में जांच के दौरान ये भी पता चला है कि संदीप उर्फ काला जथेड़ी से भी उसके संबंध थे। हालांकि जब सागर धनखड़ हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसी वक्त सुशील पहलवान ने संदीप के रिश्तेदार की पिटाई की थी, जिसके बाद
संदीप उर्फ काला जथेड़ी ने सुशील पहलवान को धमकी भी दी थी। तो जाहिर तौर पे तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो निकलकर चार्जशीट में दाखिल की गई है। तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आई है। और साथ ही काला जथेड़ी जो कि मोस्ट वांटेड है, 7 लाख का उस पर इनाम है, इसके कनेक्शन सुशील से क्या निकल के सामने आते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और अब आपको राजीव बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और खासतौर पर उत्तर प्रदेश से क्या अहम खबर। बिल्कुल अनंत, उसके लिए सीधे दर्शकों को उत्तर प्रदेश लखनऊ लिए चलते हैं। आमिर हक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश की आज से सबसे बड़ी खबर कौन सी होगी? देखिए, आज एक अजीब डेवलपमेंट हुआ है। कल डीजीपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें मुहर्रम में जो प्रोसेशंस होते हैं, जो ताजिए निकाले जाते हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जाती है। और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस की तरफ से जारी एक सर्कुलर के ऊपर जो शिया मौलाना है उन्होंने ऐतराज जताया है। और आज शिया मौलानाओं की बैठक होने वाली है राजधानी लखनऊ में, जिसमें ये तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी शिया मौलानाओं की, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया है, बहुत सख्त ऐतराज जताया है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है इस सर्कुलर में मुहर्रम को लेकर, खासतौर से मुहर्रम को एक त्योहार बताया गया है, जबकि मुहर्रम एक ऑब्जर्वेशन बताया जाता है, एक दुख का समय है जिसको 2 महीने तक शिया मुस्लिम समुदाय के लोग बिताते हैं। और शिया मुस्लिम समुदाय की तरफ से, खासतौर से क्लेरिक्स और मौलानाओं की तरफ से ये कहा गया है प्रशासन और सरकार से कि इस सर्कुलर को विड्रॉ किया जाए, उसको वापस लिया जाए, इसको नई भाषा के साथ दोबारा जारी किया जाए। खासतौर से जिस तरह के पुराने मामले उसमें साइट किए गए हैं, कोट किए गए हैं, जिसमें शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में जिस तरह की विवाद होते हैं, जिस तरह की मुस्लिमों पर लड़ाई होती है, उनको कोट किया गया है। तो इसको लेकर एक बड़ा विवाद बनता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये विवाद कहां तक जाएगा इस पर सभी की निगाहें होंगी, और विवाद का समाधान आखिर कैसे निकाला जाएगा, कैसे दोनों पक्षों को साधा जाएगा, ये देखने वाली बात है। इस बड़ी खबर पर आज दिन भर नजर रहेगी अनंत। बिल्कुल नैना, और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से क्या खबर है ज्योत्सना बताएंगी। बिल्कुल, तो खबरों के सेंसेक्स में खबरों का बाजार गर्म है। हमें राकेश त्रिवेदी जानकारी देंगे। क्या खबर है त्रिवेदी जी आपके पास? के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन जारी किया है। ये चौथा समन है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के सामने वो पेश होंगे या नहीं होंगे, या फिर एक बार फिर से अपने वकील के मार्फत वो कोई जवाब भेजेंगे और अपने यहाँ पर उपस्थित ना होने के पीछे कोई वजह पेश करेंगे। इससे पहले जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था तब सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को कोई भी राहत देने से मना कर दिया था, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ गई हैं। अगर वे आज सामने आते हैं तो वो शाम को वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, इस पर सबसे बड़ा सस्पेंस होगा। अगर वो नहीं आते तो इसके बाद जो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या पक्ष रखता है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले तलब किया गया था और उसी मामले को लेकर के मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीधा आरोप भी लगाया था अनिल देशमुख को लेकर ही कि 100 करोड़ रुपए उनको उगाही के लिए बोला गया था। हमारे सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त पटना से। श्याम सुंदर, क्या खबर है आपके पास? देखिए, अगर बिहार की सियासत की बात की जाए तो बिहार से 2 अहम खबरें हैं। एक पहला यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो पीएम मटेरियल हैं और उनमें वो तमाम क्वालिटीज़ है एक प्रधानमंत्री बनने का, ये जानते हुए कि वो एनडीए के पार्ट हैं, जेडीयू एनडीए की पार्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उसके बावजूद इस तरीके का बयान इस वक्त देना कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कोटे से जो पंचायती राज मंत्री है सम्राट चौधरी, कल एक औरंगाबाद में, बिहार के औरंगाबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रोग्राम में संबोधित करते हुए उन्होंने गिनाया कि किस तरीके से गठबंधन सरकार में, बिहार की जो मौजूदा गठबंधन सरकार है उसमें काम करने में कितनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार या जेडीयू के कम नंबर ऑफ एमएलएज होने के बावजूद हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया।
ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक आईना दिखाना हुआ जेडीयू को कि देखिए आप 43 सीट जीते हैं, हम 74 सीट जीते, लेकिन उसके बावजूद हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। ये वही सम्राट चौधरी है जो कुछ दिनों पहले भी इस तरीके का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किए थे, ये बोल के कि 2025 में बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी और बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, जिसके बाद जेडीयू ने रिबटल किया था और जेडीयू ने जोरदार तरीके से सम्राट चौधरी पर हमला किया था। तो जाहिर तौर पे जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसमें लगातार जो खटपट की खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं, बहुत स्मूथ नहीं चल रहा है। और बीजेपी में कहा जा रहा है कि दो गुट हैं, एक प्रो नीतीश कुमार है, एक एंटी नीतीश कुमार है, और एंटी नीतीश कुमार गुट का साफ तौर पे कहना है कि अब समय आ गया है कि बीजेपी को अकेले चलना चाहिए बिहार में, और जो 2020 के जो विधानसभा इलेक्शन, जातीय जनगणना पर सियासत तो उस दिन से ही शुरू हो गई थी जब से इस बात का जिक्र हुआ था, ये मुद्दा उठा था। अब बड़ी खबर के लिए दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी वरुण भसीन जुड़ चुके हैं। वरुण, आज की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से क्या रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको राजधानी दिल्ली से बताऊं तो अभी जो कोरोना काल है उसको लेकर एक बहुत बड़ी और जरूरी अपडेट है, जिसमें ये साफ तौर पे सामने आया है कि अब जो वैक्सीनेशन है वो देश में 50 करोड़ लोगों को लगभग अगस्त के पहले हफ्ते में पूरा हो जाएगा। जी हाँ, अभी 47 करोड़ लगभग जो वैक्सीनेशन है वो पूरा हो चुका है, यानी कि 47 करोड़ लोग कोरोना की वैक्सीन को लगवा चुके हैं और अगस्त के पहले हफ्ते में 50 करोड़ लोग देश के इस वक्त वैक्सीन लगवा चुके होंगे, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है। और अगर मैं आपको कल की बात बताऊं तो राहुल गांधी जो हमेशा हर महीने की पहली तारीख पर यह सवाल पूछते हैं कि वैक्सीन कहां है, तो शायद ही उनके लिए जवाब होगा, क्योंकि कल स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया जी ने भी उन्हीं के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा था कि जो जुलाई का महीना है उसमें 13 करोड़ वैक्सीन लोगों को लगाई गई है और ये रफ्तार जो 16 जनवरी से शुरू हुआ जो अभियान था उसमें तेजी से बढ़ती जा रही है। और दिन की अगर मैं आपको औसत बताऊं, आंकड़ों की बात करें तो दिन में 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन पिछले काफी सारे दिनों से लग रही है, यानी कि जो औसत है एक दिन में वैक्सीन लगने की वो 50 लाख है। तो अगर राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं कि वैक्सीन कहां गई है, तो शायद इसका आसान सा जवाब यही है कि वो वैक्सीन लोगों को लग रही है और यही अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ गहमा देखने को मिल सकती है। और राहुल गांधी ये सवाल पूछेंगे नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहे। अब अहमदाबाद का रुख करते हैं, अमित राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, खबरों के सेंसेक्स में आपके हिसाब से गुजरात से टॉप पर कौन सी खबर रहेगी? देखिए, खबरों के सेंसेक्स की मैं बात करूं और गुजरात के सेंसेक्स की बात करूं तो गुजरात में आज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के सरकार के 5 साल बतौर मुख्यमंत्री और बतौर उप मुख्यमंत्री 5 साल पूरे हो रहे हैं आज के दिन। तो उसको ध्यान में रख के मुख्यमंत्री का जो होम टाउन है राजकोट, वहां पर संवेदना दिवस जो है आज भारतीय जनता पार्टी और गुजरात सरकार की तरफ से मनाया जाएगा। विशेष तौर से इस कार्यक्रम के अंदर जो सरकार ने काम किया कोरोना काल के अंदर, कोरोना की पहली लहर की बात करूं, दूसरी लहर की बात करूं, उस संदर्भ में वहां पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मानित किया जाएगा, मुख्यमंत्री के सम्मान में बातें की जाएंगी और इस तरह का कार्यक्रम जो है वो राजकोट में आज आयोजित किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मसले पर असंवेदनशील सरकार के नाम से आज कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाने वाले हैं। पूरे गुजरात में जो सरकारी अस्पताल हैं उन सारे सरकारी अस्पतालों के सामने कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर विरोध प्रदर्शन करेगी। अहमदाबाद की मैं बात करूं तो अहमदाबाद में एशिया की सबसे बड़ी जो हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, वहां पर कांग्रेस पार्टी तकरीबन 11 बजे के आसपास विरोध प्रदर्शन करने वाली है, धरना करने वाली है, जिसके अंदर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा, नेता प्रतिपक्ष परेश दानाणी और उसके अलावा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उसमें जुड़ेंगे। और तीसरा जो एंगल अब गुजरात में धीरे धीरे शुरू हो गया है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी आज गुजरात के अंदर असंवेदना दिवस जो है वो मनाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी कोई प्रोटेस्ट या प्रदर्शन नहीं कर, कोई विरोध नहीं करने वाली है, लेकिन उनकी तरफ से एक पत्रकार परिषद जो है वो तकरीबन 12 बजे के आसपास एक आयोजित की गई है और उसके अंदर वो गुजरात सरकार की जो काम करने की शैली है, जिसके अंदर उनका ऐसा दावा है आम आदमी पार्टी का कि गुजरात सरकार फेल रही है,
तो इस प्रकार को लेके आज राजनीतिक सरगर्मी जो है वो गुजरात की गलियारों में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और राजकोट के अंदर आज ये संवेदनशील सरकार का संवेदना दिवस जो मनाया जा रहा है उस पर भी सबकी नजर है जी। लेकिन अमित, इस संवेदना दिवस मनाने से विपक्ष को ऐतराज क्या है? यह सिर्फ संवेदना दिवस के बहाने वो अपनी राजनीतिक मौके तलाश रहे हैं। बिल्कुल ये बात आपने जो कही वो बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि गुजरात के अंदर पिछले 26 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अभी मैं बात करूं, अगले साल दिसंबर में 2022 में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। और गुजरात में चुनाव होने से पहले ये जितनी भी पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी लगातार जो गुजरात में टूट रही है। और फिलहाल मैं बात करूं तो गुजरात कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इंचार्ज हैं। गुजरात विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी इंचार्ज हैं। गुजरात कांग्रेस के जो प्रभारी राजीव सातव थे जिनका निधन हो गया, तो अभी प्रभारी पद का भी पद खाली है। तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करके राजकीय जमीन जो है वो तलाश रही है। और आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो जिस तरह से सूरत महानगर पालिका के अंदर चुनाव हुए और उसमें विपक्ष का पद जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीता, 26 जितने पार्षद आम आदमी पार्टी के जीते और कांग्रेस का एक भी पार्षद न जीता। तो आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी और आम सूरत आदमी के बहाने पार्टी ने गुजरात सरकार को में फेल करार दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मौजूदा सरकार को गुजरात में फेल करार दिया। आप नजर रखिए, हम अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। तो अहमदाबाद में क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। वहीं देखिए खबरें आज बहुत सारी हैं अनंत, बिल्कुल। लेकिन आज सदन की कार्यवाही पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि ये तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। पहले हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम हो पाया, जनता के पैसे का बहुत नुकसान हुआ, बहुत हंगामा चला। अब आज कार्यवाही चल पाएगी, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इसमें एक सवाल ये होगा कि विपक्ष बाहर तो कह रहा है कि हमसे चर्चा करो, हमसे बातचीत करो, लेकिन जब वो संसद में पहुंचते हैं, सदन में पहुंचते हैं, तो बातचीत ही नहीं होती है। लेकिन है ना, क्या अनिल देशमुख की मुश्किलों को लेकर के या सलमान खान की जो याचिका थी, ट्रांसफर याचिका को लेकर के, क्या ये खबरें भी रह सकती हैं जो प्रमुखता में रहे हैं आज? अनंत, मुझे ऐसा लगता है कि अनिल देशमुख वाला मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र की सियासत में भी कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिली। और अनिल देशमुख के साथ में लगातार पहले प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी नोटिस गए, अनिल देशमुख के ऊपर कई तरह के जब नोटिस भेजे गए, इसके बावजूद अनिल देशमुख वो पेश नहीं हुए। तो अब ये तो लगता है कि सरकार, प्रशासन, प्रवर्तन निदेशालय सीधे सख्त है अब एक्शन लेने के। बिल्कुल, तो आज की ये तमाम बड़ी खबरें रही और इस शो का मकसद भी है ये कि हर एक राज्य से हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाए। तो खबरों के सेंसेक्स में हर खबर आपको बताई, और मसूद अजहर से जुड़ी हुई खबर आज सबसे बड़ी रहने वाली है। टाइम्स नाउ नवभारत का जो खुलासा रहा, उस खुलासे में आपको बताया कि मसूद अजहर का घर कहां है और पाकिस्तान का क्या क्या तो झूठ है। ये जो आप देख रहे हैं, आज कौन कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है हम आपको बता रहे हैं। यूपी में क्राइम रेट में 50% की कमी आई है। अमित शाह ने कहा है मसूद अजहर पर बड़ा खुलासा हमने किया था। संसद में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। हंगामे के साथ फिर सदन में। वहीं जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर लगाम लगनी शुरू हो गई है, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की बैठक आज होगी। नजर टिकी है टाइम्स नाउ नवभारत की। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस आते हैं।